बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौमी असम्बली के अंदर जो कल हुल्लड़बाजी हुई, जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा बदमाशी की गई और फिर उस पर इस बदमाशी पर शर्मिंदगी कोई नहीं, बिल्कुल किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं। हुकूमत की वज़रा ने जो रात TV प्रोग्राम के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो बयानात दिए, उसमें बड़ा वाज़े ये पैगाम था कि जनाब एक मारोगे तो दो असी तन दो मारांगे, बिल्कुल क्लियर कट बात। और मुझे हैरानी हुई, वलीद इकबाल साहब को मैंने देखा एक प्रोग्राम के अंदर, वो कह रहे थे कि हमारे कल्चर में ऐसे हमें ये नहीं सिखाया गया कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दें। ये वलीद इकबाल साहब ने कहा। ये अल्लामा इकबाल साहब के जो हैं हमारे कौमी शायर, उनके ये पोते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, औलाद ऐसी भी निकल ही आती है, बंदा क्या कर सकता है। लेकिन एनीवेज वो ये रवैया जो है ये तमाम हुकूमती अरकान का है और उसमें जो NRO देने का सिलसिला है इस हुकूमत का, वो जारी और सारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कल ये कहा था कि जनाब इंक्वायरी होगी और जो ज़िम्मेदार अरकान होंगे उन पर पाबंदी लगेगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई उन्होंने कर दी है। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, नून लीग के शेख रहील असगर, अली गौहर ख़ान और चौधरी हामिद मजीद पर पाबंदी लगा दी है कि वो एंटर नहीं हो सकते। और अपनी जमात के अली नवाज़ अवान साहब, वो जो कल बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकाल रहे थे ना, वो अब्दुल मजीद खान नियाज़ी साहब हैं और फ़हीम खान साहब हैं। ये फ़हीम खान साहब जो हैं ये वही हैं जिन्होंने कराची से जो जीत के आए हुए हैं और इन्होंने अली हैदर गिलानी साहब को फंसाया था। वो जब गिलानी साहब का इलेक्शन का चक्कर था ना, वो एक बड़ी वीडियो का चक्कर बना था, रोला बना था और उस पर भी इंक्वायरी होनी थी। पता नहीं फिर इंक्वायरी का की बनया, लेकिन बहरहाल वो फ़हीम खान साहब हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इसमें मुराद सईद साहब की आप फुटेज देख सकते हैं। वो उत्ते चढ़ के बकायदा वो जो $2 अरब देखिए $200 अरब इमरान खान लेने थे ना, वो डॉलरां दे मज़ाइल बना के मार रहे हैं ऐसे, ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ी शद्दोमद के साथ और बड़ी तुंदही के साथ अपनी ज़बान और हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों साहबान को कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर तो कह सकते हैं कि जनाब मैं तो रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुराद सईद तो किसी सूरत नहीं ना, वो तो बाकायदा बेंच के ऊपर चढ़े हुए थे और छोटे से कद के हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन वो अपना कद बड़ा करने के लिए ना उछल के गला नहीं करते थे। कल तो उछल के बेंच पे चढ़ गए और वहाँ पर चढ़ के उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई की। अब मुराद सईद को क्यों उन्होंने NRO दे दिया? मुराद सईद किस हिसाब में जो है वो बच गए, क्योंकि ये फुटेज जो है ये तो अंधे भी देखें तो उनको पता चलेगा कि असल जो दो लोग सबसे अहम थे इस काम में, वो एक थे ये अपना अली नवाज साहब और दूसरे जो हैं वो हैं मुराद सईद साहब। लेकिन इन दोनों में से एक को NRO दे दिया गया। वो अब मैंने थोड़ी सी वजह जानने की कोशिश की तो बताया ये गया कि जनाब चूँकि मुराद सईद साहब जो है ना बड़े चहीते वज़ीर हैं। आपको पता है ये जो होते हैं ना बादशाह लोग, जो हुक्मरान तबका होता है, इनके कुछ चहीते लोग होते हैं और इस तरह के चहीते लोग जो हैं वो माजी में भी रहे हैं बहुत सारे हुक्मरानों के। लेकिन ये मुराद सईद साहब जो है ना, ये उस तरह के चहीते आदमी हैं। इनको आप समझ लें कि मैं अब क्या कहूँ कि ये जो काम कोई नहीं करवा सकता ना इमरान खान से, मुराद सईद साहब वो मुराद पूरी करवा देते हैं। इतने ज़्यादा चहीते हैं खान साहब के। अब खान साहब इनके ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों हैं, उसकी वजूहात मेरे इल्म में नहीं है। मैं बस अब आप खुद समझ जाए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता हूँ। बहरहाल वो बच गए हैं और बाकियों को बलि का बकरा बना दिया गया है। वैसे अली नवाज़ अवान साहब जो हैं उनके ऊपर तो मेरा ख्याल 7 दिन की या 5 दिन की जो पाबंदी लगी है ये कम है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा लगनी चाहिए थी। बट एनीवेज ये उन्होंने हरकत की है। आगा रफ़ीउल्लाह जो हैं वो खामखाई फंस गए हैं। वो तो बेचारे छुड़ाने की कोशिश में खुद भी गिर पड़े थे और नीले रंग का उन्होंने सूट पहना हुआ था कल, अगर आप उस फुटेज को देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें शेख रहील असगर साहब जो हैं वो बड़े एक वखरा चेहरा लेके सामने आए हैं। आज उनसे पूछा गया कि शेख साहब ये गालियाँ निकाली गई, घरों में माँ बहनों ने भी देखा, TV के ऊपर चली हैं, सब दुनिया ने देखा है, तो ये कैसा आप महसूस करते हैं इसके ऊपर? तो उन्होंने कहा ये पंजाब का कल्चर है। अच्छा, मुझे रहील असगर साहब की इस बात पे ना काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि रहील असगर साहब को मैं जानता हूँ, काफ़ी अरसे से वो उनको कवर करते रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी में भी हुआ करते थे और लाहौर ही से वो ज़ाहिर है रहने वाले यहीं के और यहीं से वो मुंतखब होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है उनकी इस जवाब के ऊपर, क्योंकि जो गालम गलोच है ना
वो दुनिया के हर माशरत में होती है, ये दुनिया की हर ज़बान में बोली जाती है, ये दुनिया की हर रहतली च गालम गलोच होती है। और इसको लेकिन इसको किसी भी माशरत में, किसी भी ज़ुबान में, किसी भी इलाके के रहने वाले लोग जो हैं वो गालम गलोच को पसंद नहीं करते, या उसको कम अज़ कम एप्रिशिएट कोई नहीं करता। कोई नहीं ये कहेगा कि हमारा ये कल्चर है गाली निकाल के बात करना। और पंजाब का कल्चर जो है वो गाली निकालना कितों हो गया शेख जी, की हो गया तानू को हूर वाला टीका टुका लग गया। ये जो कल्चर है गाली निकाल के बात करने वाला, ये दुनिया के हर माशरे में है। ये उर्दू स्पीकिंग में है, ये पश्तो में है, ये बलोचियों में है, ये पंजाबियों में है, ये अंग्रेज़ों में है, ये आप यूनान चले जाएँ वहाँ पर है, ये आपको मालिया पे चले जाएँ वहाँ पर भी है। ये एक ऐसा फ़ेल है जो आप किसी से नफ़रत और गुस्से के इजहार के तौर पे करते हैं, लेकिन इसको पसंद कोई नहीं करता। दुनिया में कोई भी माशरा ओवरऑल नफ़रत को पसंद नहीं करता। माशरे मोहब्बत से पनपते हैं और उसी से आगे चलते हैं। और पंजाब की धरती यार बुल्ले शाह की धरती है, ये दाता की नगरी के आप रहने वाले हैं, ये आप वारिस शाह की नगरी के रहने वाले हैं, आप सुल्तान बाहू, ये हमारा कल्चर है। सूफियाना कलाम हमारा कल्चर है, लोगों से प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के दुख सुख को बांटना हमारा कल्चर है। पंजाब का कल्चर नहीं है। रहील साहब की हो गया थानू शेख जी, तुसी जरा मतलब किसी ने मेरा दिल करता तुसी लैद की मिलो तुहानू पूछा ये किहड़ा कल्चर दसी जाते हो पंजाब का। ये ज़रूर बात ठीक है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जब लोग थड़ों पे बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं या आम रूटीन में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैंक जब कोई दोस्त होते हैं तो आपस में बात करते हुए बेतकल्लफ़ी के लिए दौरान वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, या गुस्से में आए तो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है। लेकिन ये सिर्फ लाहौर में नहीं होती, ये दिल्ली भी होती है, ये कराची भी होती है, ये पेशावर में भी होती है, ये कोयटा में भी होती है। तो ये लेकिन उस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसको कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि बड़ा अच्छा किया, कोई ये नहीं कह सकता कि ये अच्छी ज़बान है, अच्छी तहजीब है। मुझे समझ नहीं आई शेख साहब ने ये बात कैसे कर दी। बहरहाल शेख साहब बादशाह आदमी है, उन्होंने कर दी है, तो अब जब कभी मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा शेख जी ज़रा कल्चर कट के दिखाओ ए कितने है पंजाब का। बट एनीवेज अब मैं आता हूँ असल ख़बर की तरफ। असल ख़बर जो है ना वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा जो जिनके नाम के ऊपर नारे लगते रहे, कल ऐवान के अंदर बाकायदा तौर पर ये नारे लगते रहे, मुस्लिम लीग नून के सामने खड़े होकर पीटीआई के लोग ये नारे लगाते रहे कि मरियम के पापा चोर हैं। ये वो नारे थे जिनकी बुनियाद पर नून लीग ने इसका जवाब देना शुरू किया और इमरान खान को या इमरान नियाज़ी को वो चोर, डाकू, करप्ट जो भी वो कहते हैं वो कहना शुरू किया, जिस पर फिर हंगामा रही जो बढ़ी और फिर बढ़ती बढ़ती बात गालम गलोच से हाथापाई और फिर वो जो मुराद सईद मिसाइल मार रहा है और वो जो सारा कुछ हो रहा है वो सारा फिर इस तरह से शुरू सारा मसला बना। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो हैरान कुन तौर पर खामोश हैं। कल इस वाक़े के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया और एक जिस तरह होता नहीं कि भाई इसकी बड़ी मजम्मत करती हूँ, इस तरह का ट्वीट था उनका कि जनाब मैं जो ये जो वाक़या हुआ है इससे पता लगता है कि इमरान खान जो हैं वो क्या है, उनकी जहनीत क्या है। इस तरह के बस एक ट्वीट किया, उसके बाद वो खामोश हो गई। लेकिन ये बात जो है वो बड़ी हैरानकुन है कि इस वाक़े में उनके चचा के ऊपर किताब फेंकी गई। और जो बजट की किताबें होती है ना, अगर किसी ने देखी हो, हम तो एक मुद्दत से ज़ाहिर है ये काम कर रहे हैं, बजट दी किताबें चुकना ही कज़ाब होता है, इतनी वज़नी किताबें होती हैं, वो 8-8 10-10 किताबों का एक पूरा सेट होता है और उसके लिए यानी वो उनकी मोटाई कम से कम इतनी जो है ना, इतनी मोटी वो एक किताब होती है। तो वो किताब जो है वो फेंकी गई अपोजिशन लीडर के ऊपर। ये जो है वाक़यात है ये भी आप इमरान खान के दौर में ही देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की भी इज़्ज़त कोई नहीं तो लीडर ऑफ द हाउस की भी इज़्ज़त कोई नहीं। इसका मतलब पूरा ऐवान जो है वो बिस्ती का घर बनया पे है और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत है। लेकिन हुकूमती लोग जो हैं वो इस बात पर मुकम्मल तौर पे कहते हैं कि जनाब हम ये ऐवान चलाना सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, अपोजिशन की भी ज़िम्मेदारी है। अगर वो रवैया ठीक रखेंगे तो ठीक है, वरना नहीं तो ना सिर्फ असी इंज ही करांगे। ये हुकूमती बाकायदा ऑफिशियल बयान में बता रहा हूँ जो बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा।
अच्छा खैर, कमिंग बैक टू मरीम नवाज़ खामोशी। मरीम नवाज़ साहबा खामोश हुए हैं, ये मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि जनाब ये मुस्लिम लीग नवाज़ की बाकायदा एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो खामोश हैं। और वो इसलिए खामोश हैं कि जनाब जो ऐवान के अंदर की सारी कार्रवाई होगी वो शहबाज शरीफ जाने तो काम जाने, ऐवान से बाहर की जितनी सियासत होगी वो मरीम नवाज़ करेंगी। सो नून लीग ने एक तरह से अपनी सियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक वो बयानिया होगा जो कि मरीम नवाज़ साहबा पब्लिक की कंजम्पशन के लिए लेके चलेंगी, जिसमें वोट को इज़्ज़त दो का नारा ज़ाहिर है उसका माटो है, वो होगा। और एक वो बयानिया होगा जिसको शहबाज शरीफ लेके चलेंगे, जिसके अंदर इन हाउस तब्दीली लाने के लिए या इन हाउस सियासी जमातों के साथ रब्ते के लिए वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये उनकी बाकायदा एक स्ट्रेटजी है। लेकिन इसका एक और मतलब भी है। इसका और मतलब ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वो राब्ते जिन्होंने उनको जेल से बाहर निकलवाया, ठीक है, वो राब्ते अभी तक बहाल हैं, इंटैक्ट हैं। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उम्मीद है अभी भी कि उन राब्तों के ज़रिए असी कुछ ना कुछ इस सारे गंद जो को नेकी का काम कर सकने हैं, कुछ ना कुछ हम इसमें भलाई का जो है ना वो अंसर डाल सकते हैं और ऐवान के अंदर तब्दीली लाकर हम लोग जो हैं वो चीज़ों को बेहतरी की जानिब लेके जा सकते हैं। ये मुस्लिम नून के क़यादत का ख्याल है कि अभी भी मतलब वो क्या कहते हैं कि डुलियाँ बेरां दा ये बिगड़िया कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इकट्ठे करके साफ़ सूफ करके तो सुर्खी पाउडर ला के तो इनको नए कपड़े पवा के तो फिर यही फ़िल्म दोबारा चलाई जा सकती है नए प्रिंटों के साथ। टैक्स फ्री फिल्म होगी वैसे वो, जब ये अगर ये अब सारी इस मेरी बात का मतलब ये है कि इन हाउस चेंज के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ अभी तक पुरुम्मीद है। लिहाजा मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो खामोश हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात फ़िलहाल नहीं की जिसके बाद ऐसा तासुर मिले कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले रही हैं। अच्छा, अब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस लेती हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब के जो राब्ते हैं वो ख़राब होते हैं। वो सिग्नल्स जो हैं उनमें आती है मतलब गड़बड़ आती है, खलल पड़ता है। लिहाजा मरीम साहबा ने कल जो ट्वीट किया था वो सिर्फ एक ही ट्वीट है और वो है सीधा सीधा इमरान खान के बारे में। उसमें कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो आपको वो नज़र नहीं आएगी। क्या उसको कहते हैं कि रमक कि वो सिलेक्टर्स को कुछ कह रही हैं, वो सिलेक्टेड को कही जा रही हैं। बाहर तो ये एक पूरे का पूरा सीन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो दो तरीक़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी आज गए थे नवाज शरीफ साहब के पास और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे इज़हार यकजहती किया और फिर एक हिकमत अमली बनाई है कि जनाब मिलकर मुकाबला करेंगे और मिलकर इनको जो है ना टफ़ टाइम देंगे। अब टफ़ टाइम अपोजिशन ने स्वाद मिट्टी देना, हुकूमत ही टफ़ टाइम दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये हुकूमत जो है वो ख़ुद को टफ़ टाइम दे रही है। इस तरह की हरकतें इंसान तब करता है जब उसके पास दलील नहीं होती, जिस तरह की हुकूमत ने कल की है। ना दलील होती है और ना ही उनके पीछे गलील वाले रह जाते हैं। मेरा तो यही ख्याल है। इसीलिए वो बंदा जिसको कहते हैं ना कि जब आप किसी को दीवार से लगा दें तो वो झपट्टा मारती, बिल्ली भी झपट्टा मारती। तो इस तरह का सीन जो है ना हुकूमत का कल मुझे लगा। लेकिन अगर ये हुक्मरान ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो रहा है और उनके वोटर जो हैं वो उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। लेकिन वो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि वो क्या बनता है। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत जो है वो घबराई भी हुई है, सहमी भी हुई है और डरी भी हुई है। और डर सिर्फ शहबाज शरीफ से है, बाकी किसी से नहीं। उसकी वजूहात क्या हैं इससे पहले वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।